बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको ये जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो हर रोज की तरह आज भी आपको किसी विषय में कोई समस्या या फिर कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो नोट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में, यानी एपिसोड 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ गति के साथ, और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक बहुत रोचक कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है मोटर ड्राइविंग स्कूल। कहानी खत्म होने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे और कक्षा 10 में हम सबसे पहले गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतिज समीकरण की। तो ये गतिज समीकरण क्या है? ये जो तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में u t प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहाँ से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है जहां पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहां पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर v, u, s इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उससे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही है। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि u का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, v का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, a का मतलब है वस्तु का त्वरण, s का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और t का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतिज समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो t यहाँ पर लिखा है आपको इसे a की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है, यहाँ पर वो भाग हो रहा है, तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा, at बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ, इसे भी at की तरफ ले जाइए।
तो इधर u माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बनेगा AT प्लस में u इक्वल में v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस AT इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ। इसे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? v बराबर में u प्लस AT। यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, तो बहुत इजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से, अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है? गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि v बराबर में s अपॉन में t। अब यहाँ पर कितनी गति है? ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति। तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें? दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें? अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी? दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में 2 बराबर में s और t वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस v अपॉन में 2 पहले से था और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है, तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? एक बार v की वैल्यू डालनी है, तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा? u प्लस में at। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा? s ब्रैकेट में u का u रहेगा, प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में at। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर 2 u हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो नया क्या बन जाएगा? s बराबर में 2u प्लस में at अपॉन में 2, और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut, और जब at के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है, इसको दो अलग अलग 2 के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में at स्क्वायर बाय 2। अब at स्क्वायर बाय 2 को लिखें अगर हम हाफ at स्क्वायर, तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाफ at स्क्वायर और at स्क्वायर बाय 2 एक ही बात है। और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए, जो ये फॉर्मूला था हमारा, इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है? t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे? उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t। t को ले जाते हैं a की जगह पे और a को ले आते हैं t की जगह पे। तो t का क्या बन जाएगा? t बराबर में v माइनस यू अपॉन में a। अब इसी को हम डाल देंगे t की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? s बराबर में u प्लस वी अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो नीचे के 2 और a हैं इसे हम ले जाएंगे s की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 2as इक्वल में u प्लस वी गुने में v माइनस यू। अब ये जो u प्लस वी है, अगर हम इसे v प्लस यू लिखें
तो भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो। तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है? 0, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है। और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी, और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था? प्रारंभिक वेग था हमारा 0, क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी। और हमारा अंतिम वेग क्या था? 6 मीटर पर सेकंड। समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकंड माइनस में 0 मीटर पर सेकंड अपॉन में 30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6 बटे में 30। ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है, जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था, तो 4 मीटर आ गई थी। टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2 बटे में 5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ लीजिएगा, और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, U किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण। ऑप्शन डी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, b बराबर s बटे में t। ऑप्शन बी, b बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, b बराबर u प्लस में at। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, असमान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, v बराबर में s बटे में t। ऑप्शन बी, v बराबर s गुने में t। ऑप्शन सी, v बराबर u प्लस में at। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, s किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। सी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन डी, वस्तु का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर
क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का तीसरा पाठ। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम की और आतंक का राज्य क्या था। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सन 1789 में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। 175 सालों से जो स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई, उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 मई सन 1789 में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, इस बैठक में पहली और दूसरी एस्टेट से 300 लोग और तीसरी एस्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में तृतीय एस्टेट के लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मताधिकार मांगा, लेकिन राजा को यह प्रस्ताव अस्वीकृत था। राजा के इस प्रस्ताव को ठुकराने से तीसरी एस्टेट के लोगों में भारी गुस्सा था और इस चीज का विरोध करते हुए वे इस बैठक से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि वे एक सभा बिठाएंगे और 20 जून को वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन जहां उन्हें एकत्रित होना था, उस हॉल के बाहर शाही अंगरक्षकों का पहरा था। इसके कारण तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। उन्होंने यह फैसला लिया कि इस सभा को नेशनल असेंबली कहा जाएगा और शपथ भी ली कि जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बनता जिसमें राजा की शक्तियों को कम करा जाए, यह सभा भंग नहीं होगी। और दोस्तों, इसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि राजा ने कहा है कि इस सभा को भंग करा जाए और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं उन्हें बंदी बना दिया जाए। इस अफवाह को सुनते ही लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद हुई फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही अहम घटना, जिसे कहते हैं बास्टील का पतन। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित कारागृह बास्टील को घेर लिया। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़कर अंदर घुसे और वहां बंदियों को मुक्त करा दिया। दोस्तों, ये बास्टील का पतन की घटना इसलिए अहम है क्योंकि बास्टील को तुर्क राजतंत्र के निरंकुश शासन का प्रतीक माना जाता है। बास्टील पर आक्रमण कर तीसरी एस्टेट के लोगों ने राजतंत्र के प्रति अपना विरोध जताया। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई की इस घटना के बाद लुई 16 सिर्फ नाम का राजा रह गए और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया। दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहते हैं। दोस्तों, इस संविधान के आने से न ही केवल लुई 16 की शक्तियां कम हुई, बल्कि लोगों को धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली, जिसका पहले के समय में फ्रांस में अभाव था। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी के साथ साथ प्रेस और भाषण की आज़ादी भी लोगों को मिली। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो से याद होगा कि हमने लेटर्स द कैचेट के बारे में बात करा था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस संविधान के आने से लेटर्स द कैचेट का भी अंत हुआ
और अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। समानता के विचार का पालन करते हुए यह निश्चय लिया गया कि सभी कर अब समान रूप से तीनों एस्टेट पर डाले जाएंगे, न कि सिर्फ तीसरी एस्टेट पर। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर दिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया। और दोस्तों, इसी तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, तीसरी एस्टेट के नेता मिराबियों की मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसक विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, विदेशों से भी कुलीन वर्गों के द्वारा इस संविधान का विरोध किया गया। 1792 के अप्रैल में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, रशिया तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस युद्ध के कारण क्रांतिकारियों को बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इस दौरान नागरिकों को मताधिकार भी नहीं मिला था और नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह बातें आगे चलकर आलोचना का विषय बनी और इन आलोचकों में सबसे प्रमुख स्थान पर थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। इस क्लब में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकरी और दिहाड़ी करने वाले मजदूर आदि शामिल थे। इस क्लब को पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से भी जाना जाता था और इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। दोस्तों, यहाँ से अब हम जानना शुरू करेंगे कि आतंक का राज्य क्या था। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा को मानते थे। दोस्तों, वामपंथी उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहे। खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर रॉब्सपियर ने हिंसक विद्रोह की शुरुआत करी और आतंक का राज्य स्थापित किया। इस समय को आतंक का राज्य क्यों कहा जाता है, यह इस बात से पता चलता है कि 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, रॉब्सपियर जनतंत्र के भी समर्थक थे। इसके चलते 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इसी के साथ साथ 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त किया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई। इसके बाद मैरी एंटोनेट का भी यही अंत हुआ। और दोस्तों, इसी तरह 1793 के अक्टूबर में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य उत्कर्ष पर था। इस आतंक के राज्य के दौरान फ्रांस में कई बदलाव आए। चलिए देखते हैं ये बदलाव कौन से थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक नवनिर्वाचित असेंबली को स्थापित करा गया जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। दोस्तों, इस कन्वेंशन में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसी के साथ साथ फ्रांस के कानून जिनमें एक रूपता नहीं थी, उनका संकलन किया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। दोस्तों, प्रथम को ही उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा को भी इस काल में समाप्त किया गया। दोस्तों, ये सारे बदलाव आतंक के राज्य में आए, लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी स्थित हुए। रॉब्सपियर की हिंसात्मक कार्रवाइयों और उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति के चलते उन्हें 1794 में मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 1795 में नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के साथ एक बार फिर फ्रांस में गणतांत्रिक शासन स्थापित हुआ और इस गणराज्य के प्रधान बने नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं
कि आज हमने क्या क्या सीखा। फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को देखते हुए हमने टेनिस कोर्ट शपथ के बारे में पढ़ा, हमने बैस्टील कारागार पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा। इस हमले को बैस्टील का पतन कहा जाता है और हमने जाना कि आतंक का राज्य क्या होता है। दोस्तों, आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे और इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति के तीसरे भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, स्टेट्स असेंबली की बैठक में तीसरे एस्टेट ने क्या मांग की? करों को खत्म करने की, मताधिकार मांगा, नए राजा की नियुक्ति की या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, तीसरी एस्टेट के लोग अधिवेशन के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे? असेंबली हॉल, बैस्टील कारागृह, टेनिस कोर्ट या पेरिस? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस का संविधान जो 26 अगस्त को स्वीकार किया गया था उसका नाम क्या था? इंसानों का संविधान, फ्रांसीसी संविधान, मानव और नागरिकों के अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के उस नेता का नाम बताइए जिसने आतंक का राज्य स्थापित किया था? लुई 16, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जॉर्ज वॉशिंगटन या नेपोलियन बोनापार्ट?